हेलो दोस्तों फिजिक्स को आसान, मज़ेदार और व्यवहारिक बनाने वाले हमारे इस चैनल फिजिक्स वर्ड्स में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हमारी मूविंग चार्ज और मैग्नेटिज्म वाली श्रृंखला अनवरत रूप से चल रही है और उसी को श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हुए आज नया टॉपिक का शुरुआत करेंगे जिसका नाम है एम्पियर सर्किट लॉ। तो दोस्तों, अभी तक हमने बायो सावर्ट लॉ से अलग अलग पॉइंट्स पर किसी भी करंट कैरिंग वायर से कुछ डिस्टेंस पर अलग अलग पोजीशन पर हमने मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करने को हमने सीखा है और बायो सावर्ट लॉ हमको ये फैसिलिटी देता है। अब इन्हीं चीज़ों को हम एक नए तरीके से देखेंगे जिसको कि हम एम्पियर सर्किट लॉ के थ्रू देखेंगे। दोस्तों, ये वैसे ही है जैसे कि हमें इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में गाउस लॉ मिला था। जिस तरीके से गाउस लॉ ने हमें कूलम लॉ का एक बहुत ही आसान तरीका हमें इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेशन का बता दिया था, उसी तरीके से अभी हम बायो सावर्ट लॉ में जो काम कर रहे थे, छोटे छोटे डीएल के कारण हम कर रहे थे, उसी को एक समराइज्ड फॉर्म में हमको कर देगा एम्पियर सर्किट लॉ। तो आइए सीखते हैं किस तरीके से इसको यूज किया जाता है और इसका एक एप्लीकेशन जो कि हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं बायो सावर्ट लॉ से, वो हम एम्पियर सर्किट लॉ से भी करेंगे और देखेंगे कि क्या इनके रिजल्ट सेम आते हैं, क्या बिल्कुल सेम आएंगे। तो एम्पियर सर्किट लॉ दोस्तों हमें अल्टरनेटिंग वे देता है, अल्टरनेटिंग मेथड देता है पता लगाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन एट ए पॉइंट। तो फॉर एग्जाम्पल हमारे लिए मान लीजिए कि कोई वायर है, कंडक्टिंग वायर, और एक से ज्यादा वायर है, एक से ज्यादा वायर हमारे पास में है, I1 है, I2 है, I3 है और किसी भी डायरेक्शन में इनकी करंट्स है। जैसे मान लीजिए मार्कर है तो करंट अंदर जा रही है, एक से बाहर आ रही है, फिर एक से अंदर जा रही है, इस तरीके से नंबर ऑफ करंट्स हमारे पास में है। और इन सब से किसी पॉइंट पर P पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो ये हमारा टारगेट है कि P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। तो यहाँ कैसे की जाती है मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन दोस्तों? जैसे आपको ये याद होगा, ये है आपका क्लोज इंटीग्रल E डॉट ds इक्वल टू Q नॉट अपॉन Q एनक्लोज्ड कर देते हैं, Q एनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन। ये हमारा गॉसियन लॉ था जिसमें कि हमें E डॉट ds यानी कि फ्लक्स जो होता है, फ्लक्स किसी भी गॉसियन सरफेस से पास होने वाला जो टोटल फ्लक्स होता है, दैट इज E डॉट ds या फाई, वो हमें उस गॉसियन सरफेस के अंदर मौजूद सभी चार्जेस, अंदर और बाहर, ठीक है, बाहर की वजह से कुछ होता नहीं है इसलिए एनक्लोज्ड लेते हैं, अपॉन एप्सिलॉन के बराबर होता है। तो यही चीज यहाँ पर कैसे लिखी जाती है? अब इस पॉइंट की हमारे पास में कंडीशन थी इस तरीके से, P पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी थी। तो P पॉइंट से होता हुआ हम एक एम्पियर लूप कंसीडर करेंगे। जैसे गॉसियन सरफेस मानते थे वैसे ही एम्पिरियन लूप माना जाएगा, ठीक है। तो यहां हमने P पॉइंट से होता हुआ एक लूप बना लिया। इस लूप को ही कहा जाता है एम्पियर लूप। क्या कहते हैं इसको? एम्पिरियन लूप। दोस्तों, इसको हमें सिमेट्रिक लेना है। जैसे हमने वहां पर भी देखा था कि चार्ज के सिमेट्रिक गॉसियन सरफेस ली जाती है, वैसे ही यहाँ पर भी आपको करंट कैरिंग वायर के सिमेट्रिकल आपको एम्पिरियन लूप लेना है। क्योंकि वायर सिलेंड्रिकल होता है तो उसके चारों तरफ एक सर्कुलर लूप सिमेट्रिकल रहेगा। तो हमने एक सिमेट्रिकल एम्पिरियन लूप ले लिया। तो यहाँ हमें कंपेयर करते हैं हम, तो हमें क्या मिलता है कि जो क्लोज्ड इंटीग्रल है B डॉट dl का, यानी कि जो E डॉट ds था वही यहाँ पर क्या आ गया, E की जगह B आ गया है और ds की जगह dl आ गया है। व्हाट इज dl हियर? dl है यहाँ पर हमारे पास में इस
वायर का एक छोटा सा पार्ट, और बी है हमारे पास में मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, पी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो बी डॉट डी डी एल यानी कि क्लोज्ड इंटीग्रल, इसको क्या कहते हैं, क्लोज्ड इंटीग्रल, क्योंकि एम्पीरियल लूप को हमने क्लोज किया हुआ है। तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स ऑफ आई इनसाइड, यानी कि इस एम्पीरियल लूप के अंदर आने वाली सभी करंट्स का एल्जेब्रिक सम। अब सम करने के लिए, एल्जेब्रिक सम करने के लिए हमें इनको साइन चाहिए। साइन करने के लिए हमारे पास में एक रेफरेंस डायरेक्शन होनी चाहिए। तो रेफरेंस डायरेक्शन हम दोस्तों लेते हैं इस लूप की कोई भी एक डायरेक्शन आप रेफरेंस ले लीजिए। लेट सपोज हम जनरली एम्पीरियल लूप की क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रेफरेंस लेते हैं, यानी कि इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में ही हमें सारी चीजें देखूंगा। तो इस डायरेक्शन के रेस्पेक्ट में जब मैं देखता हूं तो मुझे पता चलता है कि I1 जो है क्रॉस यानी कि इन, वो थंब को सपोर्ट कर रहा है। I3 जो है वो भी क्रॉस यानी कि थंब के साथ है, लेकिन I2 जो है वो बाहर की तरफ आ रहा है। तो जो थंब के साथ है उनको हमें लेना है पॉजिटिव, जो थंब के साथ है उनको लेना है पॉजिटिव। एम्पीरियल लूप की डायरेक्शन हमें जनरली क्लॉकवाइज लेनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें I1 और I3 तो हमें मिलते हैं पॉजिटिव और I2 मिलता है नेगेटिव। तो इस तरीके से हम लिख सकते हैं कि B डॉट डी एल जो है वो बराबर है म्यू नॉट टाइम I इनसाइड, दैट इज I1 प्लस I3 माइनस I2। इस तरीके से इसको लिखा जा सकता है, ठीक है। और इसको डिफाइन कर देंगे आप, क्लोज इंटीग्रल ऑफ V dot dl is equal to mu naught times of current surrounded by the Amperian loop। इसको आप इस तरीके से लिख देंगे तो ये हो जाएगा एम्पियर सर्किट लॉ। इसको कंपेयर कर लीजिए, E डॉट डी एस की जगह D डॉट डी एल आ गया है, ठीक है, और म्यू नॉट मल्टीप्लाई में चला गया है और चार्ज की जगह करंट आ गई है। तो बिल्कुल कुछ एनालॉगस दिखाई दे रहा है ये हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की तरह ही। उसके बाद आता है हमारे पास में इसको यूज कैसे किया जाए। तो यूज करने के लिए हम देख लेते हैं कि इनफाइनाइट करंट कैरिंग वायर से आर डिस्टेंस पर हमने देखा था कि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू आई थी आपकी म्यू नॉट अपॉन 4/2I अपॉन आर। तो क्या ये वैल्यू हम एम्पीरियल सर्किट लॉ से निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं। यहाँ इन्फिनिटी से इन्फिनिटी माइनस तक आपका तार जो है वो, वायर जो है वो फैला हुआ है, इसमें आई करंट फ्लो हो रही है ऊपर की तरफ। तो इसको जब हम ऊपर से देखते हैं तो ये हमें इस तरीके से दिखाई देता है, जिसमें डॉट यानी आउटसाइड करंट आ रही है और पी पॉइंट पर यानी कि आर डिस्टेंस पर आपको मैग्नेटिक फील्ड की कैलकुलेशन करनी है। दोस्तों यहाँ मैंने एक चीज और लिखी है, बी जो है वो नॉर्मल और टेंजेंशियल होना चाहिए डीएल के। तो यहाँ हमें देखना पड़ेगा क्योंकि बी डॉट डीएल है, तो यहाँ हमें या तो कॉस बनेगा डॉट का, तो कॉस का मतलब है या तो 0 डिग्री बने टेंजेंशियल में, या तो बी और डीएल ऐसे हो, या बी और डीएल ऐसे हो। तो इससे हमें कॉस में 90 और कॉस में 0 हमें डायरेक्ट वैल्यू देगा। और बी जो है वो कांस्टेंट होना चाहिए ताकि वो इंटीग्रेशन से बाहर आ सके। तो ये कुछ जर्नल चीजें हैं जिसपे कि हमको लगेगा तो हर जगह अप्लाई हर जगह है, लेकिन यूजफुल भी होना चाहिए कि हम पता चला हम मैथमेटिक्स में ही इतने इन्वॉल्व हो गए कि हम फिजिक्स ही भूल गए। तो इस तरीके का हम कंडीशन क्रिएट ना करें, ठीक है। तो ये आती है आपकी, यहां हम देखते हैं कि यहाँ डीएल की डायरेक्शन देखते हैं हम, तो डीएल की डायरेक्शन ऊपर की तरफ। इसी तरीके से डीएल की डायरेक्शन जो है वो टेंजेंशियल। बी की डायरेक्शन देखेंगे हम, तो बी की डायरेक्शन आप कल कर सकते हैं, इसको हमने किया तो ऊपर की तरफ, ठीक है। तो यहाँ बी और डीएल जो है वो टेंजेंशियल हो गए, तो इनकी दोनों की डायरेक्शन के बीच का एंगल हो गया cos 0। तो म्यू नॉट आई ये हो गया आपका, क्योंकि एक ही करंट थी तो हमें कुछ टेंशन ही नहीं है फिर तो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज लेने की। तो बी डॉट डी एल, बी डी एल कॉस 0, बी बाहर आ गया क्योंकि थ्रू आउट कॉन्स्टेंट है, कहीं पर भी बी बदलेगा नहीं, तो बी आपका मैग्नीट्यूड में बाहर आ गया।
और dl जो है वो आपका 2 पाई आर हो जाएगा, सारे dl जुड़ के 2 पाई आर के बराबर हो जाएंगे। तो ये आ गया आपका b इंटू म्यू नॉट आई 2 पाई आर, यहाँ से नीचे चला जाएगा और इसको हम 4 पाई लाने के लिए ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आके 2i अपॉन आर आ जाएगा, जो कि मैग्नेटिक फील्ड को बताता है किसी करंट कैरिंग इनफाइनाइट वायर से r डिस्टेंस पर। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें कि हमने आपके लिए एम्पेरियन सर्किट लॉ डिफाइन किया है। तो इसी लॉ के आधार पर आप बाकी के जो कैलकुलेशन है वो भी करने की कोशिश करें, उनके एग्जांपल्स देखें, तो आपको समझ में आएगा कि ये बायो सावर्ट लॉ का एक रूपांतरण है, उससे हमें आज़ादी देता है। वो थोड़ा सा टफ मेथड है, ये थोड़ा इजी मेथड। इसी के साथ आज का जो लेक्चर है इसको अंत करते हैं। फिर एक नए टॉपिक के साथ, सेम चैप्टर के नए टॉपिक के साथ मेरी मुलाकात होगी। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, खुश रहिए।